है एक नया टॉपिक जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम बात करेंगे राज्य का सबसे बड़ा जो पद होता है, उसके राजनीतिक पद होता है, उसके बारे में बात करेंगे। यानी बाहर राज्य में सबसे बड़ा राजनीतिक पद होता है राज्यपाल का। तो हम राज्यपाल के बारे में बात करेंगे कि भारतीय राज व्यवस्था में राज्यपाल की क्या भूमिका है और इसका किस तरीके से नियुक्ति की जाती है, कौन करता है और ये कब आए अस्तित्व में, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए मित्रों, इनके बारे में थोड़ी सी अपनी जानकारी ले लेते हैं। अगर हम बात करें भारत का जो संविधान है, उसका जो ढांचा है वो क्या है जी, संघात्मक है जी ढांचा जी। देखिए जी, इसमें क्या है, संघ व राज्यों में शासन का संबंध प्रावधान किया गया, यानी दोनों के बीच केंद्र व राज्य दोनों का संबंध स्थापित करने के लिए अलग अलग राजनीतिक पद बनाए गए हैं। कि कहने का है, संविधान के भाग 6 में राज्य के शासन का प्रावधान है, यानी जो राज्य का शासन होगा वो किस तरीके से संचालित होगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने जो केंद्र से संबंधित जितने भी पद थे, जितने भी राजनीतिक अधिकारी थे, उनके बारे में बात की गई थी कि किस किस तरीके। आज हमने शुरू किया है संविधान का भाग 6, जिसमें हमारा पहला ही टॉपिक है राज्यपाल। तो राज्य सरकार के बारे में अगर आपसे पूछे कि उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वो उल्लेख मिलता है हमें संविधान के भाग 6 में उल्लेख मिलता है। राज्य की भी अपनी एक शासन पद्धति होती है, वहाँ पर भी संसदीय पद्धति वैसी ही चलती है, जैसे संसद में चलती है वैसे राज्य में चलती है जी। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में से होती है, क्योंकि राज्य का सबसे जो बड़ा पद है वो कौन सा है, राज्यपाल का है। तो जो राज्यों की जो नियुक्ति होगी, राज्यपाल की नियुक्ति होगी, वो राज्यों से होगी। और केंद्र शासित जो प्रदेश है उनमें उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो राज्यों में जो नियुक्ति होगी वो कौन सी होगी, वो तो होगी राज्यपाल की। और जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर होगी उपराज्यपाल, वहाँ पर राज्यपाल नहीं होता है जी, वहाँ पर उपराज्यपाल होता है या प्रशासक होता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना जी। आगे हम बात करें, भारत में अब वर्तमान समय में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और जिनमें 3 केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का पद है। सभी में नहीं है, लेकिन 3 राज्यों में उपराज्यपाल का पद है। अगर हम बात करें 3 केंद्र शासित राज्य कौन से हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दिल्ली, पुडुचेरी। बाकी 4 केंद्र शासित राज्यों में प्रशासक होते हैं। जो बाकी बचे हुए वहाँ पर कितने हैं, वहाँ पर प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। मित्रों, कहीं पर उपराज्यपाल की नियुक्ति है, कहीं पर प्रशासक की नियुक्ति है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना जी। अगर हम बात करें, वहाँ के उपराज्यपाल का पद नहीं है। 5 केंद्र शासित प्रदेश राज्य हैं, जिसमें कौन कौन से हैं उनमें देख लेते हैं जहाँ पर उपराज्यपाल नहीं है। चंडीगढ़, दमन और द्वीप, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। यहाँ पर जो है उपराज्यपाल जो है यहाँ पर उपराज्यपाल नहीं है, प्रशासक के तौर पर है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, वो होता है जी राज्यपाल। तो एक बात का ध्यान रखना कि जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसका सबसे बड़ा जो पद होता है वो किसका होता है, वो राज्यपाल का होता है। इस बात का ध्यान रखना। अगर हमें पूछे केंद्र की कार्यपालिका में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, तो वो राष्ट्रपति का होता है, लेकिन राज्य में सबसे बड़ा पद किसका होता है, राज्यपाल का होता है। इस बात का ध्यान रखना जी। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हो जी। आगे हम बात करेंगे, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है, यानी यहाँ पर मंत्रिपरिषद जो सलाह देगी उसके अनुसार वो कार्य करेगा। और कुछ मामलों में राज्यपाल सब विवेक का प्रयोग भी करता है, यानी विवेकाधिकार का भी प्रयोग करता है। और कुछ मामलों में वो मंत्रिपरिषद से सलाह भी ले सकता है, यानी सारे मामले ऐसे नहीं है कि वो मंत्रिपरिषद से ही पूछेगा, कुछ वह अपने सब विवेक से भी निर्णय कर सकता है जी। तो मित्रों, ये वीडियो ध्यान से देखना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छा लगे तो। आगे हम बात कर रहे हैं कि राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालय कुलाधिपति होता है। देखिए, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है उसका कुलाधिपति कौन होता है, वो होता है राज्यपाल। इस बात का ध्यान रखना। तो आप कहोगे कि वो कुलाधिपति होता है, तो उप कुलाधिपति कौन होता है, उप कुलाधिपति वो होता है जो उस यूनिवर्सिटी का डीएम होता है, यानी जो इंचार्ज होता है वो उप कुलाधिपति होता है। और उनका कुलाधिपति कौन होता है, कुलाधिपति होता है वो राज्यपाल होता है। देखिए, मैं कुलाधिपति की बात कर रहा हूँ,
जो इंचार्ज होता है वो उप कुलाधिपति होता है। इस बात का ध्यान रखना। शायद आपको समझ ना आए, अगर आप फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। अगर हम बात करें, इनकी स्थिति राज्य में वही होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति होता है, राज्य में कौन होगा? राज्यपाल होगा। केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होता है, तो वहां पर उसकी स्थिति कैसी होगी? केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होगा जी। अब हम कह रहे हैं कि राज्यपाल का जो पद है वो आया कब? 7वां संविधान संशोधन 1956 को, और उसमें राज्यपाल को ये बात कही गई थी कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त हो सकता है। मान लीजिए कोई राज्य छोटा है, 2 छोटे छोटे राज्य है, वहां पर क्या है कि एक ही राज्यपाल नियुक्त करना चाहती है केंद्र सरकार, तो वहां पर एक भी कर सकती हैं। अब आप कहोगे उन्हें वेतन कैसे मिलेगा? तो उनका वेतन रहेगा वो राज्य की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे ये राज्य इतना बड़ा है, दूसरा इतना बड़ा है, तो इसका अनुपात रख देंगे। मान लो इसे 30 अनुपात रख दिया और इसका 70 अनुपात वेतन, यानी 70% वेतन ये देगा और 30% वेतन ये देगा। ये 30-70 भी हो सकता है, 40-50 भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, वो संसद निर्धारित करती है भी कितना देना है। इस बात का ध्यान रखना जी। तो ये प्रावधान किया गया था। अब एक बात ये भी है, इसका प्रावधान क्यों किया गया था कि एक से अधिक राज्यों में, मान लीजिए कोई किसी राज्य में राज्यपाल नहीं है, तो कार्यवाहक के तौर पर जो पड़ोसी राज्य का है राज्यपाल, उसको भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है कुछ समय के लिए कार्यवाहक। तो इसीलिए एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये हमने संविधान संशोधन करके हमने कर दिया था, ये प्रावधान कर दिया था। 7वां संविधान संशोधन था जी। अब इसके थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं भी, क्या परिचय है राज्यपाल का। सबसे पहली बात, राज्यपाल राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक यानी संविधान में इसका उल्लेख मिलता है। तो संविधानिक प्रमुख अगर पूछे कौन है राज्य का सबसे बड़ा, तो वो राज्यपाल होता है। छोटे छोटे प्रश्न हैं मित्रों, ऐसे ही पूछे जाते हैं, रीट भर्ती में तो खासकर पूछे जाते हैं। वह मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है, परंतु अपनी वैधानिक स्थिति मंत्रिपरिषद की तुलना में बहुत सुरक्षित होती है। कहने का मतलब है कि वह अधिकतर अपने विवेक से भी कार्य ले सकता है। वह राष्ट्रपति के समान असहाय नहीं होता, यानी राष्ट्रपति तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमारा संविधान राज्यपाल को कुछ सविवेकीय शक्तियां देता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास सविवेकीय शक्तियां नहीं होती हैं। वो हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। जैसा कि हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास केवल विवेकाधीन शक्ति ही है, जिसके अलावा वह सदैव प्रभाव का ही प्रयोग करता है, किंतु संविधान राज्यपाल को प्रभाव या शक्तियां दोनों देता है। देखिए जी, यहाँ पर यह बात कही है, राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्ति ही है, उसके अलावा वो प्रभाव का ही प्रयोग करता है, यानी उसके पास शक्तियां तो है लेकिन खुद नहीं प्रयोग कर सकता वो अपनी मर्जी से। लेकिन इसको दोनों ही है, प्रभाव भी है और शक्ति, दोनों चीज़ें दी गई है। और यह पद जितना शोभात्मक है उतना ही कार्यात्मक भी है। जितनी बड़ी इसकी शोभा है उतना बड़ा ही इसके कार्य भी है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। आगे हम कहते हैं आर्टिकल नंबर 166 2 क्या कहता है, जिसके अंतर्गत कोई प्रश्न उठाता है कि राज्यपाल की शक्ति विवेकाधीन है या नहीं है, उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। देखिए आर्टिकल नंबर 166 2 कहता है कि यदि कोई प्रश्न उठा दे कि राज्यपाल के पास जो सविवेकीय शक्ति है उसका निर्णय अंतिम है या नहीं है, तो वो अंतिम निर्णय ही माना जाएगा राज्यपाल का। इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद अनुच्छेद 166 3 क्या कहता है, राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग उन नियमों के निर्माण हेतु कर सकता है जिन्हें राज्य कार्यों को सुगमतापूर्वक संचालन हो, यानी सुगमतापूर्वक संचालन हो, और जिसके साथ मंत्रियों के कार्य विभाजन भी किया जा सकता है।
तो एक बात का ध्यान रखना, इसमें ये कहा गया है कि राज्यपाल हमेशा ही ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिससे कि राज्य की कार्यपालिका भी सुचारू रूप से चलती रहे और मंत्रियों का कार्य भी बांट कर दिया जा सके। ये तो आर्टिकल नंबर 166(3) में ये बात कही गई है। इसके बाद आगे देखिए जी, अनुच्छेद नंबर जो 200 है वो क्या कहता है कि अनुच्छेद नंबर 200 के तहत ये बात कही गई है कि राज्यपाल अपनी विवेक शक्ति यानी सब विवेक के आधार पर राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है। मान लीजिए कि ये राज्य की कार्यपालिका है, उस राज्य व्यवस्थापिका है, और उसने क्या है राज्यपाल को एक बिल भेज दिया कि आप इस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। तो राज्यपाल क्या करेगा, अपनी सब विवेक की शक्ति का प्रयोग करते हुए उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रख लेगा, यानी ये प्रेसिडेंट इंडिया का उसकी स्वीकृति हेतु रख लेगा। ये आर्टिकल नंबर 200 कहता है। अब राष्ट्रपति इसको लौटाएगा इनको राज्यपाल को, राज्यपाल वापस इनको लौटा देगा। अब दोबारा इसमें ये संशोधन करके और यहाँ भेजेंगे राज्यपाल के पास, राज्यपाल इनके पास भेजेगा। एक बात का ध्यान रखना, जब राज्यपाल ने किसी बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रख लिया, मान लीजिए ये राज्यपाल हैं और ये हमारा राष्ट्रपति है यानी प्रेसिडेंट, ये गवर्नर है वो, और ये हमारी राज्य की कार्यपालिका। अगर राज्यपाल ने कोई बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रख लिया तो उस पे अंतिम जब तक साइन नहीं होंगे ना राष्ट्रपति, तब तक वो बिल पारित या कानून नहीं माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। जब इसके पास ये साइन करने के लिए पहुंच जाएगा तो इनके पास शक्ति क्षीण हो जाएगी, ये बात का ध्यान रखना। यानी इनके साइन करने से वो मान्य नहीं हुआ, मान्य इनके साइन करने से ही होगा, अगर इनके लिए विचाराधीन रख दिया है तो। आगे है जी, ये बात कही गई है कि अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल के बारे में बताया गया है कि अगर राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य के प्रशासन को अधिग्रहित करने के हेतु आमंत्रित कर दे, यानी राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एक बता दे, तो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है, तो राज्यपाल की ये शक्ति है कि वो आर्टिकल नंबर 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, सलाह दे सकता है जी राष्ट्रपति को। उसके कुछ इसके अलावा कुछ विशेष विवेकाधीन शक्तियां, सब विवेकीय शक्तियां, वो कौन कौन सी हैं वो देखिए जी। परंपरा के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजी जाने वाली पार्श्विक रिपोर्ट के संबंध में निर्णय ले सकता है, और कुछ राज्यपालों को विशेष उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना होता है। विशेष उत्तरदायित्व का अर्थ होता है कि राज्यपाल मंत्री परिषद से सलाह तो ले, किंतु उसे मानने हेतु बाध्य ना हो और ना ही उसे सलाह लेने की जरूरत पड़ती हो। तो ये है जी कि राज्यपाल कुछ मामलों में मंत्री परिषद की सलाह लिए बगैर भी निर्णय दे सकता है, और अगर वो सलाह ले मंत्री परिषद की तो उसे मानने ये जरूरी नहीं है। ये उसकी विशेष शक्ति है जी, ये संविधान में लिखी हुई है। इसके बाद राज्यपाल की योग्यताएं क्या है वो देखिए जी। योग्यताएं क्या है, अनुच्छेद नंबर 157 क्या कहता है कि राज्यपाल के पास पद पर नियुक्त होने के लिए वाले व्यक्ति के पास निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी है देख लेते हैं जी। मित्रों, इससे पहले एक छोटा सा प्रश्न है कि भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? आपने इसका उत्तर बताना है। दूसरा आपने बताना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? जगह बतानी है जी। ये 2 प्रश्न हैं, आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं जी। तो राज्यपाल की जो योग्यता है वो भारत का नागरिक है, उसकी आयु 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, और वह राज्य या केंद्र सरकार या अन्य किसी के नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक उपक्रम के लाभ पद पर ना हो, यानी लाभ के पद पर ना हो। वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, होना जरूरी नहीं है लेकिन बनने की योग्यता रखता हो विधानसभा के सदस्य बनने की, और वो पागल व दिवालिया घोषित ना किया हो। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है वो देखना है जी। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो व्यक्ति होता है
वो अनुच्छेद नंबर 155 के तहत के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। यानी जो कैबिनेट मंत्री होती है उनकी सिफारिश पर की जाती है। और राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में दो प्रकार की प्रथाएं हैं। अब वो कौन सी है वो देखते हैं। पहली जो प्रथा है वो है जी, किसी भी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जा सकेगा जिसे वह निवासी है। यानी मान लीजिए वो राजस्थान का है तो राजस्थान का राज्यपाल नहीं बनेगा, यूपी का है तो यूपी का नहीं बनेगा, वो जिस राज्य का है उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनेगा। ये प्रथा है जी। दूसरी ये है कि राज्यपाल की नियुक्ति पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाएगा। जब किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाएगा। ये प्रथाएं हैं दो जी। इसके बाद कुछ और भी है जी। यह प्रथा 1950 से 1967 तक अपनाई गई थी, लेकिन 1967 के चुनावों के बाद में कुछ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हो गया था तथा दूसरी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था और मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किए बिना ही राज्यपाल की नियुक्ति किए जाने लग गई थी। देखिए जी, सरकारें बदलती है, वो अपने अपने मन मर्जी चलाती हैं, इसीलिए दूसरी ये जो प्रथा थी ये खत्म हो गई थी जी। इसके बाद राज्यपाल की कार्य अवधि, यानी वो कितनी अवधि के लिए होता है, इस बात का भी देखना जरूरी है। राज्यपाल राज्य के केंद्र का प्रतिनिधि होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। तो यहाँ पर बात आ गई प्रसाद पर्यंत, किसके? राष्ट्रपति के। वह कभी भी पद से हटाया जा सकता है, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक पद पर बना रहेगा, लेकिन सामान्य तौर पर 5 वर्ष तक बना रहता है। सामान्य तौर पर बोल रहा हूँ, लिखा गई नहीं है। यदि राज्यपाल किसी कार्य अवधि और उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक रहता है, लेकिन इसे 5 वर्ष की अवधि के समापन के बाद तब तक भी पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। मान लीजिए किसी इस राज्य का बना हुआ है, जब तक नया नहीं आ जाएगा तब तक वो बना रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। जब राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद में पद पर रहता है तो उसे प्रतिदिन के वेतन के आधार पर पद पर बना रहता है। यानी उसको जो वेतन मिलता है प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है और वेतन और बना रहता है जब 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, ये बात बता ही दी आपको। आगे हम बात करें राज्यपाल से संबंधित कुछ सहकारिय आयोग की सिफारिशें। देखिए जी, सहकारिय आयोग आया था और उसने ये बात कही थी कि अगर राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, उसके बारे में बात की गई है। तो वो देख लीजिए। भारतीय राजनीति में राज्यपाल का पद और भूमिका दीर्घकाल से विवाद का कारण रही है, जिसके कारण चलते काफ़ी विवाद भी हुए हैं और जिसे सहकारिय आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट की सिफारिश भी की। और सहकारिय आयोग ने ये बात कही कि निम्न बातें होनी चाहिए अगर हम राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं। तो सहकारिय आयोग क्या कहता है जी, देखते हैं। सहकारिय आयोग कहता है कि एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह के बाद ही राष्ट्रपति करे। फिर सहकारिय जी कहते हैं कि जब किसी राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से आप सलाह किए बगैर राष्ट्रपति उस राज्यपाल की नियुक्ति ना करें। दूसरी बात वो कहता है कि वह जीवन में किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, यानी जिसको राज्यपाल बनाया जाए वह सामान्य व्यक्ति ना हो, उसने जीवन में कुछ बड़ा कार्य किया हो। इसके बाद वह राज्य के बाहर का रहने वाला हो, यानी यहाँ बात कही है कि वो गृह राज्य का ना हो, अन्य राज्य का हो। जैसे अगर हरियाणा का है तो वो हरियाणा में ना बने, राजस्थान का है तो राजस्थान में ना बने। इसके बाद है जी, वह राजनीतिक रूप से कम पिछले 5 वर्षों से राष्ट्रीय रूप से सक्रिय ना रहा हो, नियुक्ति वाले राज्य में कभी भी सक्रिय ना रहा हो। अब ये बात देखिए ध्यान से सुनने वाली है कि सहकारिय आयोग ने ये बात कही कि वो 5 वर्षों से राजनीति में कोई भाग ना ले रहा हो और जिस राज्य में उसकी नियुक्ति की जा रही है उसमें तो खासकर वो बिल्कुल भी सक्रिय ना रहा हो। तो ये बात कही गई है जी।
आगे क्या बात कही गई है, उससे सामान्यतः अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने दिया जाए ताकि वह निष्पक्ष रूप से काम कर सके। यानी कहा गया है कि वो प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, लेकिन सहकारिता आयोग ने ये कहा कि उसको 5 वर्ष पूरा कार्य करने दिया जा सके ताकि उसके मन में भय ना हो और वह पूरे 5 वर्ष तक निष्पक्ष रूप से काम करेगा। आगे है जी, केंद्र और सत्तारूढ़ राजनीतिक गठबंधन का सदस्य ऐसे राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाए जो विपक्ष द्वारा शासित हो। अब यहाँ पर ये बात गई है, केंद्र पर सत्तारूढ़ राजनीतिक गठबंधन का सदस्य ऐसे राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाए जो विपक्ष द्वारा शासित हो। जहाँ पर विपक्ष हावी हो वहाँ उस पार्टी के सदस्य को राज्यपाल ना बनाया जाए। इस बात का ध्यान रखना जी। आप इस बात को समझिए, मान लीजिए यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो जो राजस्थान में अब किसी को राज्यपाल बनाना है तो वो कांग्रेस का नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, दूसरी अपोजिट पार्टी का होना चाहिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। आगे बात ये कही गई है, राज्यपाल द्वारा पार्श्विक जो इसकी जो रिपोर्ट है, पार्श्विक रिपोर्ट भेजने से प्रथा जारी की जानी चाहिए। यानी जो रिपोर्ट उसको भेजेगा उसे जारी करनी चाहिए जी। यानी जो राष्ट्रपति के लिए रिपोर्ट रखेगा उसको उस हिसाब से जारी करना कि वो विचार विमर्श कर सके, उस संबंधित ये बातें हैं जी। आगे हम बात करें, यदि राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356, अब ये 356 क्या है, राज्यपातकाल, 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करें तो उसके कारणों स्थिति का वर्णन रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए। भी ऐसे नहीं होना चाहिए राज्यपाल ने बोल दिया और राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया, नहीं जी। उसके कारणों का रिकॉर्ड होना चाहिए, उसकी स्थितियों का वर्णन होना चाहिए, सारा का सारा रिकॉर्ड रहना चाहिए ताकि भविष्य में जवाबदेही होनी चाहिए और जिनके आधार पर वह निष्कर्ष पे पहुंचा जा सके कि हमने जो राज्यपातकाल लगाया है वो क्यों लगाया है। तो राज्यपाल का पद, अब हम देखेंगे राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है उसके बारे में देखते हैं जी। तो भारत का संविधान संघात्मक है और इसमें संघ व राज्यों के शासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 6 में राज्य के लिए एक प्रावधान है। यह प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है, लेकिन अब उसमें भी होने लगा। जम्मू कश्मीर में विशेष स्थिति के कारण उसके अलग से संविधान था, लेकिन अब नहीं है, अब पूरे भारत में ही लागू होता है जी। तो आगे क्या है जी, संघ की तरह राज्य की भी शासन पद्धति संसदीय, यानी जिस तरीके से केंद्र में 2 संसदीय पद्धति है उस तरीके से राज्य में संसदीय पद्धति है जी। तो आर्टिकल नंबर जो 153 है, अनुच्छेद नंबर 153 है, वो क्या कहता है, राज्यपाल के पद का प्रावधान करता है। यानी अगर हमें पद का उल्लेख मिलता है तो वो कौन सा आर्टिकल नंबर 153 है, वहाँ पर हमें इसका उल्लेख मिलता है जी। राज्यपाल की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है और विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। सही बात है, वो सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। इसकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और किसकी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अब आप कहोगे कि पहले आपने मंत्रिमंडल बोला था, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या फर्क होता है जी। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, मंत्रिपरिषद में होते हैं सभी मंत्री और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होती है। तो चलती तो कैबिनेट मंत्रियों की है जी, ये बात तो आप ध्यान रखिए जी। जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। कुछ मामलों में राज्यपाल विवेकाधिकार भी रखता है, यानी सब विवेक का भी अधिकार रखता है। ऐसे मामलों में वह मंत्रिपरिषद की सलाह लिए बिना भी कार्य करता है। 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 को और यह प्रावधान किया गया था कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ये बात कही गई थी। लेकिन
इसका जो वेतन होगा जो 3.5 लाख रुपए, वर्तमान में 3 लाख, इसको वेतन 3,50,000 रुपये दिया जाता है, एक ही पद का मिलेगा। ऐसे नहीं है अभी पंजाब और हरियाणा का या राजस्थान और पंजाब दोनों का है तो इसको इधर भी 3.5 लाख मिल जाएंगे, इधर भी 3.5 लाख मिल जाएंगे, नहीं जी, इनको अनुपात में मिलेगा, जैसे आपको पहले बता चुका हूँ मैं। तो अगर हम बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन थे, तो वो सरदार जी थे जी, सरदार गुरमुख निहाल सिंह जी। प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, जिसे छोटी लोसल की बड़ी बहू कहा जाता है। और इसी बात दी गई सूची, अब इसकी अलग भी सूची दी गई है, जो मैंने सूची तैयार की है उसमें दी गई कौन कौन से रहे हैं। तो पहला जो हमारे राज्यपाल है राजस्थान के वो कौन थे, गुरमुख निहाल सिंह। और राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और यही भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी रही हैं। तो महिला ये जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है बहुत बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है जी ये। तो राजस्थान के जो राज्यपाल हैं, राजस्थान राज्य का मुखिया होता है। भारत के राज्य का राज्य मुखिया कौन है, राज्यपाल है। और राजस्थान के राज्यपाल कौन है। तो ये अगर आप रीट की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, पटवार की कर रहे हो, वन रक्षक वनपाल की कर रहे हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आरपीएससी की। ये है जी कलराज मिश्र जी। इन्होंने अब पद धारण किया था 9 सितंबर 2019 से, इस बात का ध्यान रखना जी। जिन्हें शैली, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें महामहिम कहा जाता है जी। और इनका आवास कहाँ है, राजभवन राजस्थान जयपुर में इनका आवास स्थल है जी। ये कलराज मिश्र जी है जी। इससे पहले कल्याण सिंह थे, अब कलराज मिश्र है वर्तमान समय में। तो ये 9 सितंबर 2019 से पद पर हैं। और नियुक्तिकर्ता भारत के राष्ट्रपति ने इनकी नियुक्ति की थी। अवधि कितनी है, 5 साल अवधि। इनका गठन कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, आज से 73 वर्ष पहले हुआ था। तो ये थे जी हमारे राज्यपाल राजस्थान के। और आपको टॉपिक कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कुछ वीडियो में समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। देखिए मित्रों, ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो थोड़े से बड़े हैं, जल्दी समझ नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपके तमाम शंकाओं को दूर किया जा सके। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना, और क्या और अच्छा हो सकता था वो भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखिए, क्योंकि परीक्षा में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।